तो वेलकम क्लास, वेलकम टू द रिमेनिंग लेक्चर ऑफ ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया का हमने पढ़ना है अब मैनेजमेंट। ठीक है, तो ल्यूकीमिया का मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो ल्यूकीमिया का मैनेजमेंट डिपेंड करता है सबसे पहले तो किस उस पेशेंट को किस टाइप का ल्यूकीमिया है। ठीक है, उसके बाद उस पेशेंट की एज क्या है। ठीक है, उसके बाद उसका रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन चेक करेंगे, क्या रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन है इसका। उसके बाद उसके साइटोजेनेसिटी चेक करेंगे। ठीक है, और पेशेंट का सारा फैक्टर्स चेक करेंगे, जो भी ब्लड फैक्टर्स है, ब्लड पेशेंट का प्रोफाइल है, सब कुछ चेक करके तब हम मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट हम कीमोथेरेपी कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं, टारगेटेड थेरेपी दे सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, वेरियस टाइप ऑफ मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कीमोथेरेपी की। कीमोथेरेपी के अंदर हम बहुत सारे टाइप की कीमोथेरेपी दे सकते हैं भाई। जैसे विनक्रिस्टिन आपने जरूर नाम सुना होगा, विनक्रिस्टिन का नाम आपने सुना होगा इमाटिनिब का नाम सुना होगा, इमेटिनिब। इमेटिनिब नाम की एक एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग होती है। ये क्या होती है, जो इमेटिनिब होती है ना, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है सीएमएल के अंदर। ठीक है, क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया सीएमएल के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है। एक टाइप ऑफ टारगेटेड कीमोथेरेपी होती है। ये क्या होती है, इमाटिनिब एक टाइप ऑफ टारगेटेड कीमोथेरेपी। एक टाइप ऑफ टारगेट कीमोथेरेपी होती है। ठीक है, एक और ड्रग का नाम आपने सुना होगा मीथोट्रिक्सेट, वो मैंने बताया है आपको। मीथोट्रिक्सेट नाम की एक ड्रग का नाम मैंने आपको बताया है। मीथोट्रिक्सेट को हम इंट्राथिकल रूट से दे सकते हैं। इंट्राथिकल रूट से हम दे सकते हैं। ठीक है, और ये इंट्राथिकल रूट से केवल और केवल हम देते हैं सीएनएस प्रोफाइल एक्सिस के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रोफाइल एक्सिस के लिए। ठीक है, ये क्या है, इंट्राथिकल देते हैं हम क्या, मीथोट्रिक्सेट को फॉर सीएनएस प्रोफाइल एक्सेस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रोफाइल एक्सेस के लिए। ठीक है, मीथोट्रिक्सेट। ठीक है, ये वेरियस टाइप ऑफ कीमोथेरेपी होगी। उसके बाद हम जैसे पेशेंट को पेन है तो पेन के लिए एनाल्जेसिक दे सकते हैं, फीवर है तो एंटीपायरेटिक दे सकते हैं जैसे पैरासीटामोल। ठीक है, वेरियस हम ड्रग्स पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट है यहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बोन मैरो और पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ये किस पेशेंट के अंदर करते हैं, क्यों करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, इन दोनों को अब हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करूं इंडिकेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांट और पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट क्या होता है, हमने क्या करना है, अपने अनहेल्दी बोन सेल्स को, अनहेल्दी बोन मैरो सेल्स को रिप्लेस कर देना है हेल्दी बोन मैरो सेल से, बस। ये होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ठीक है, अब बात करते हैं इसका इंडिकेशन, किसके अंदर हम ये चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ल्यूकीमिया वाले पेशेंट के अंदर कर सकते हैं। जिस भी पेशेंट को ल्यूकीमिया है उसके अंदर बीएमटी और पीबीएससीटी कर सकते हैं। ठीक है, ल्यूकीमिया वाले पेशेंट के अंदर आप कर सकते हैं। उसके बाद हम यही प्रोसेस कर सकते हैं मल्टीपल माइलोमा वाले पेशेंट के अंदर। जिस पेशेंट को मल्टीपल माइलोमा है उसके अंदर भी हम कर सकते हैं। उसके बाद लिम्फोमा वाला पेशेंट, लिम्फोमा वाले पेशेंट के अंदर कर सकते हैं। हम एप्लास्टिक एनीमिया वाले पेशेंट के अंदर भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर जो बॉडी है
बोन मैरो है वहां पे ब्लड सेल्स ही फॉर्म नहीं होते, ठीक है, दिस इज एप्लास्टिक एनीमिया। उसके बाद हम बोन मैरो डिप्रेशन के अंदर भी दे सकते हैं। किसी भी रीजन की वजह से क्या हो रहा है, बोन मैरो के सेल्स डिप्रेस हो गए हैं, उन्होंने काम करना बंद कर दिया, उसको बोलते हैं बोन मैरो डिप्रेशन, ठीक है। उस केस के अंदर भी हम बीएमटी और पीबीएससीटी कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी थे इंडिकेशन। अब बात करते हैं इनके अंदर हमने क्या लेना होता है, एक डोनर होता है, एक रिसीवर होता है, ठीक है, एक रिसीवर एक डोनर। डोनर के अंदर से हेल्दी बोन मैरो सेल निकालने हैं और रिसीवर के अंदर वे सेल डाल देने हैं, बस ये है बोन मैरो ट्रांसप्लांट या पीबीएससीटी, ठीक है। तो अब बात करते हैं डोनर किस टाइप का होना चाहिए, डोनर की किस टाइप का हो सकता है। ऐसे तो है नहीं राह चलते किसी भी इंसान के अंदर से हम बोन मैरो निकाल लेंगे, तो उसके लिए डोनर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले डोनर, या तो डोनर हो ऑटोजेनिक, ऑटोजेनिक यानी फ्रॉम हिमसेल्फ, ठीक है, ऑटोजेनिक यानी फ्रॉम हिमसेल्फ। यहाँ पे ऑटोजेनिक का मतलब जो पेशेंट है उसके खुद के ही बोन मैरो पेशेंट के अंदर ट्रांसप्लांट कर दें। ये किस केस के अंदर करते हैं, जैसे किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है, तो उसको पता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसका बोन मैरो का लेवल डाउन जाएगा, बोन मैरो डिस्ट्रॉय होएगी, तो उससे पहले ही वो अपनी हेल्दी बोन मैरो को निकाल के कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखवा दे, तो जब इन केस कभी भी उसको जरूरत पड़ती है आगे फ्यूचर में, तो वो उसी बोन मैरो को वापस अपने अंदर ट्रांसफ्यूज करवा ले। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आने का खतरा नहीं होता, मोस्टली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आते, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो होते हैं रिजेक्शन के, और यहाँ पे पेशेंट की खुद का ही सेल खुद के ही अंदर जा रहा है, तो रिजेक्शन होने का चांस ही नहीं बनता, ठीक है। तो ये है ऑटोजेनिक, ठीक है। उसके बाद सेकंड डोनर की क्वालिटी क्या होती है, डोनर कैसा होना चाहिए, एलोजेनिक। एलोजेनिक है मतलब सेम स्पीसीज का, फ्रॉम सेम स्पीसीज, ठीक है, सेम स्पीसीज का, यानी ह्यूमन है तो ह्यूमन का, ठीक है। इसको एलोजेनिक को हमने इमीडिएट ट्रांसफ्यूज करना होता है। इमीडिएट ट्रांसफ्यूज करना होता है, जैसे भाई कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, यारा प्यारा कोई भी हो, वो सभी एलोजेनिक डोनर कहलाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा डोनर, ठीक है, जो होता है सिंजेनिक। सिंजेनिक यानी आइडेंटिकल ट्विंस। सिंजेनिक मतलब आइडेंटिकल ट्विंस, अपनी ट्विंस के अंदर से बोन मैरो निकाल के, एक ट्विन से निकाल के दूसरे के अंदर ट्रांसफ्यूज कर देना, वो क्या होता है, सिंजेनिक, ठीक है। ये होते हैं डोनर्स, ओके। उसके बाद बात करते हैं हम प्रोसेस की, क्या प्रोसेस होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने का। ठीक है, देखो बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करने के 4 स्टेप होते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है हार्वेस्टिंग, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब हेल्दी बोन मैरो को कलेक्ट करना। किसी भी एक डोनर के अंदर से हम क्या करेंगे, हेल्दी बोन मैरो को निकाल लेंगे। नॉर्मली 400 से 800 ml तक का बोन मैरो हम कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस स्टेप इज हार्वेस्टिंग। फिर सेकंड स्टेप होता है कंडीशनिंग। अब हमने क्या करना, रेसिपिएंट है जो रिसीवर है ना,
जिसके अंदर हमने ये सारा बोन मैरो ट्रांसफ्यूज करना है, उसको प्रिपेयर करना है ट्रांसफ्यूजन के लिए। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने बोन मैरो कलेक्ट कर लिया। सेकंड के अंदर हम क्या करते हैं, रिसीवर को प्रिपेयर करते हैं ट्रांसफ्यूजन के लिए। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिसीवर के अंदर से सारा भी अनहेल्दी बोन मैरो को निकाल के स्पेस क्रिएट करते हैं बोन्स के अंदर, ताकि जो ट्रांसफ्यूज हम करेंगे वो आके उसको स्पेस मिले, वो आराम से आके बोन में सेटल हो जाए। दिस इज सेकंड, जिसका नाम है कंडीशनिंग। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड स्टेप, जिसका नाम होता है ट्रांसप्लांटेशन। इसमें हमने कलेक्टेड बोन मैरो को रिसीवर के अंदर ट्रांसफ्यूज कर देना है। ठीक है, चौथा स्टेप जिसका नाम होता है एनग्राफ्टिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब ये एक टाइप का मॉनिटरिंग फेज होता है। इसके अंदर हमने जो बोन मैरो ट्रांसफ्यूज किया है वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमने बस ये मॉनिटर करना है। ठीक है, दिस इज ओनली ए मॉनिटरिंग फेज। 4 स्टेप है, पहले कलेक्ट करना, फिर सेकंड में पेशेंट को रेडी करना, तीसरे में ट्रांसफ्यूज करना, चौथे में ऑब्जर्व करना, बस। पहला है हार्वेस्टिंग, इसके अंदर कलेक्शन ऑफ हेल्दी बोन मैरो। यहाँ पे क्या करते हैं, हेल्दी बोन मैरो को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, बाई कैसे कलेक्ट करते हैं, बायोप्सी या कोई और भी मेथड हो जाए, कोई भी मेथड हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली 400 से लेके 800 ml तक का मैरो कलेक्ट होता है। ठीक है, 400 से लेके 800 ml तक का मैरो कलेक्ट करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद और कलेक्ट करने से पहले एनेस्थीसिया का यूज कर सकते हैं। ठीक है, डोनर के अंदर एनेस्थीसिया का यूज कर सकते हैं ताकि डोनर को पेन ना हो। ओके, उसके बाद बात करते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप है कंडीशनिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो रिसिपिएंट है, जिस पेशेंट के अंदर बोन मैरो कलेक्ट होना है, उसको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले अनहेल्दी बोन मैरो को निकालो ताकि स्पेस क्रिएट होए। उसके बाद पेशेंट को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज करो ताकि जो नया बोन मैरो आएगा उसको रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े। ठीक है, इसके अंदर बताते हैं प्रिपेयर पेशेंट फॉर ट्रांसफ्यूजन, जिसके अंदर सबसे पहले तो इम्यूनो सप्रेस द पेशेंट, पेशेंट को इम्यूनो सप्रेस करो। कैसे कर सकते हैं, बाय स्टीरॉइड से। ठीक है, स्टीरॉइड से, ताकि उसको रिजेक्शन ना हो, टू प्रिवेंट रिजेक्शन। ऑटो इम्यून रिजेक्शन। ठीक है, उसके बाद जो अनहेल्दी मैलिग्नेंट बोन मैरो है उसको निकाल देंगे। निकाल दो या उसको डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक है, टू क्रिएट स्पेस। ओके, तो ये था आपका कंडीशनिंग। उसके बाद बात करते हैं हम तीसरा स्टेप,
तीसरा स्टेप है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन के अंदर हम जैसे ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं वैसे ही सेंट्रल लाइन से बोन मैरो को ट्रांसफ्यूज कर देंगे। ये वाया ब्लड अपने आप बोन मैरो के अंदर चला जाएगा। सेम एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, सेंट्रल लाइन इज यूज्ड। ठीक है, उसके बाद लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जिसका नाम है एनग्राफ्टिंग। ठीक है, एनग्राफ्टिंग एक टाइप का मॉनिटरिंग स्टेज होता है जहां पे अपने को मॉनिटर करना है कि जो ट्रांसफ्यूज किया है बोन मैरो वो उसने प्रोडक्शन सेल नए सेल प्रोड्यूस करना शुरू किया है या नहीं किया। एनग्राफ्टिंग स्टेज को कंप्लीट होने के लिए लगते हैं 2 से 5 वीक। इट टेक 2 से 5 वीक एनग्राफ्टिंग स्टेज को कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स। ठीक है, इट टेक 2 से 5 वीक्स। और इस एनग्राफ्टिंग स्टेज के अंदर इन्फेक्शन से बहुत ही ध्यान से पेशेंट को प्रिवेंट करना है, क्योंकि जो अनहेल्दी बोन मैरो था वो भी हमने निकाल दिया, जिसके अंदर से 2-4% अमाउंट में कुछ हेल्दी सेल्स बन भी रहे थे, प्लस में जो नया बोन मैरो डाला है उसने भी अभी काम करना स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, इसी वजह से सो वी नीड फॉर इन्फेक्शन प्रिकॉशन for 6 weeks। इसलिए हमने 2 से 5 वीक इसको कंप्लीट होने में टाइम लगता है, इसलिए हमें एटलीस्ट 6 वीक्स तक पेशेंट के अंदर न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस रखने, इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं पेशेंट को होने देना है। ठीक है, स्ट्रिक्टली अपने को ये चीज़ करनी है फॉलो। ये था आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जैसा ही है पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ठीक है, पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ये एज इट इज सेम है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जैसा, बस इसमें फ़र्क क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अंदर हम जो डोनर है, डोनर के सीधा बोन में से बोन मैरो कलेक्ट करते थे, वहीं पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के अंदर हम क्या करते हैं, सर्कुलेटिंग बोन मैरो को कलेक्ट करते हैं। ये इस थ्योरी पे बेस है
कि कुछ अपनी बॉडी के अंदर का बोन मैरो ब्लड के अंदर भी सर्कुलेट करता रहता है। तो हम क्या करते हैं, एक लार्ज ब्लड वेसल से एक ब्लड एफेरेसिस, एक छालने टाइप की मशीन होती है, एफेरेसिस मशीन होती है, एफेरेसिस मशीन के अंदर गुजारते हैं और वापस ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। केवल और केवल बोन मैरो को एक तरफ रख लेते हैं और बाकी रिमेनिंग ब्लड को सारे को वापस पेशेंट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, वापस सारे डोनर के अंदर डाल देते हैं बस। ठीक है, हमने क्या करना है, जैसे इमेज देखिए, ये एक पेशेंट है, ठीक है, ये एक मशीन है जिसका नाम है एफेरेसिस मशीन। हमने क्या किया है, पेशेंट के अंदर से ब्लड निकाला, पेशेंट यानी डोनर, डोनर के अंदर से ब्लड निकाला और वापस डोनर के अंदर डाल दिया। केवल यहां से सेपरेट कर लिया हमने बोन मैरो को, बस। केवल बोन मैरो को कलेक्ट करने का तरीका पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का अलग है, बाकी सारा स्टेप सेम है। ठीक है, तभी इसका नाम है पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ठीक है, ये इस प्रिंसिपल पे बेस है कि कुछ स्टेम सेल्स, कुछ प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स ब्लड के बोन मैरो सेल्स ब्लड के अंदर भी सर्कुलेट करते रहते हैं, हमने उसको कलेक्ट करना है और पेशेंट के अंदर डाल देना है, बस। ये है आपका पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो लिख लेते हैं, मैरो इज टेकन फ्रॉम बोन्स, ठीक है, बट इन पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ठीक है, blood is taken from major peripheral blood vessel, but in peripheral blood stem cell transplant marrow is collected from circulating blood, ठीक है, marrow is collected फ्रॉम सर्कुलेटिंग ब्लड, ठीक है, बस। ये है आपका पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ठीक है, किसके द्वारा किया, ये हमने एफेरेसिस मशीन के द्वारा। एफेरेसिस मशीन ने बोन मैरो को छान लिया, ठीक है, स्टेम सेल्स को छान लिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट के। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट, तो इस पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन एक सबसे पहले एक मेजर कंसर्न है। अपने को पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाना सबसे मेजर टारगेट गोल है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाना है, सबसे मेन गोल है। ओके, इन्फेक्शन इज अ मेजर कंसर्न, इसीलिए पेशेंट को स्ट्रिक्ट न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस देने हैं। पेशेंट के साथ स्ट्रिक्ट न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस लेने हैं अपने को। ठीक है, स्ट्रिक्ट न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस, जैसे जिस भी पेशेंट की बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुई है उसको सबसे पहले तो पूरे
सोसाइटी से, सोशल वेलबिंग से अलग कर देंगे। उसको एक सेपरेट रूम के अंदर रखेंगे, प्राइवेट रूम के अंदर, जहाँ पे कोई भी नहीं आए। कोई भी का मतलब कोई भी नहीं, कोई भी अलाउड नहीं है उस रूम के अंदर, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे उस पेशेंट को कोई भी कच्चा रॉ फ्रूट वेजिटेबल नहीं देना है, कुक करके अच्छे से तभी देना है। फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल, फ्रेश फ्लावर कुछ भी नहीं देना है। कोई भी बीमार नर्स, बीमार डॉक्टर उस पेशेंट के पास ना जाए, क्योंकि उसके पास जाएंगे पेशेंट तुरंत इन्फेक्शन कैच कर लेगा, ठीक है। स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग करी जाए, पेशेंट की कंप्लीट ओरल और पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखा जाए, ठीक है। पेशेंट को प्रॉपर अच्छे से डाइट दी जाए, ठीक है। और पेशेंट को कोई भी लाइव वैक्सीन ना दी जाए, ठीक है। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक यूज की जाए। जैसे ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं। एक प्राइवेट रूम के अंदर पेशेंट के अंदर रखा जाए, प्राइवेट वार्ड के अंदर, प्राइवेट रूम के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी एंटर ना कर रही है, ठीक है। आइसोलेट करें। अवॉइड रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, अवॉइड फ्रेश फ्लावर्स, अवॉइड लाइव वैक्सीन्स, ठीक है। पेशेंट के अंदर लाइव वैक्सीन भी अवॉइड करनी है। स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग, नो विजिटर अलाउड, कोई भी विजिटर अलाउड नहीं होएगा। मेंटेन ओरल एंड पर्सनल हाइजीन, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने को न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस के अंदर पेशेंट को देना है, ठीक है। उसके बाद हेल्दी डाइट, ठीक है। ये सारी चीज़ अपने को, ठीक है। ये चीज़, ये है स्ट्रिक्ट न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस, ठीक है। ये था आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, ओके। उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ बोन मैरो थेरेपी या पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। बोन मैरो ट्रांसप्लांट या पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के अंदर आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन, एनग्राफ्टिंग फेलियर। एनग्राफ्टिंग फेलियर, यहां पे एनग्राफ्टिंग फेलियर का मतलब क्या है? जो बोन मैरो हमने रिसीवर के अंदर, पेशेंट के अंदर डाला था, उसने अपना काम ही नहीं किया, उसने कोई भी नया सेल फॉर्म नहीं किया, ठीक है। तो इस टाइम पे पेशेंट हाईएस्ट रिस्क पे है इन्फेक्शन के, क्योंकि जो अनहेल्दी बोन मैरो था, जो कुछ 2-4% तो एक्टिव था, वो निकाल चुके हैं हम, उसको डिस्ट्रॉय कर चुके।
और जो नया बोन मैरो डाला उसने अपना काम नहीं करा, उससे पेशेंट को सीवियर रिस्क है इन्फेक्शन का। तो इसका मैनेजमेंट क्या है, पेशेंट को दोबारा से बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दो। ठीक है, तो लिख लेते हैं। जो बोन मैरो हमने ट्रांसफ्यूज किया उसने कोई भी सेल प्रोड्यूस नहीं किया। ठीक है, यानी नो न्यू सेल प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है इसका, डू मोर अटेम्प्ट ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट, या एक बारी फिर से बोन मैरो ट्रांसप्लांट करो या पेरिफेरल स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करो। यह है इसका पहला कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद अगला, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, यहां पे क्या है देखो, हमने क्या किया है, एक ग्राफ्ट है एक होस्ट है। होस्ट कौन है, पेशेंट है। ठीक है, ग्राफ्ट क्या है, जो बोन मैरो हमने पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूज किया है। हमने इसके अंदर क्या किया था, पहले पेशेंट के अंदर का, पेशेंट का खुद का बोन मैरो सारा डिस्ट्रॉय किया था या निकाला था। ठीक है, तो पेशेंट के अंदर खुद का कोई भी बोन मैरो इस टाइम पे प्रेजेंट नहीं है। हमने क्या किया, पेशेंट के अंदर किसी डोनर से निकाल के एक नया बोन मैरो ट्रांसफ्यूज कर दिया। ठीक है, तो पेशेंट का खुद का बोन मैरो तो है नहीं, लेकिन जो ट्रांसफ्यूज हमने किया वो बोन मैरो पेशेंट के पास है। अब जो बोन मैरो हमने पेशेंट के अंदर डाला है, उस बोन मैरो के अंदर कुछ मेमोरी सेल जरूर आए होंगे साथ में। ठीक है, तो उन मेमोरी सेल्स ने क्या किया, अब पेशेंट की बॉडी को ही फॉरेन बॉडी मान लिया। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक पेशेंट है जिसको कैंसर है, हमने उसके अंदर बोन मैरो ट्रांसफ्यूज किया है, तो ट्रांसफ्यूज करने से पहले हमने सारा उसका बोन मैरो डिस्ट्रॉय किया। तो जो नया बोन मैरो पेशेंट के अंदर डाला है, उस नए बोन मैरो के अंदर कुछ मेमोरी सेल प्रेजेंट थे, तो उन मेमोरी सेल्स ने क्या करा, पूरी पेशेंट की बॉडी को ही फॉरेन बॉडी मान के पूरी पेशेंट की बॉडी पे अटैक करना शुरू कर दिया। इस कंडीशन को हम बोलते हैं गोस्ट ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। इसमें ग्राफ और होस्ट के बीच में ही आपस में कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है, आपस में लड़ाई हो जाती है। इसको आप कह सकते हो, हिंदी में एक मुहावरा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ पे चोर कौन है, ग्राफ्ट है, और कोतवाल कौन है, होस्ट है। अब यहाँ पे होस्ट को ग्राफ्ट ही बोल रहा है कि तू फॉरेन बॉडी है, लेकिन देखा जाए तो होस्ट के अंदर फॉरेन बॉडी कौन है, जो ग्राफ्ट हमने डाला है पेशेंट को, पेशेंट के अंदर वो फॉरेन बॉडी है। लेकिन पेशेंट का ग्राफ्ट, पेशेंट के अंदर जो ग्राफ्ट डाला है वो पेशेंट को ही फॉरेन बॉडी मान के पूरी बॉडी को किल करना शुरू कर देता है। दिस इज ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। लिख लेते हैं, एज होस्ट और पेशेंट है जीरो इम्यूनिटी, ठीक है, बट ग्राफ्ट कंटेन्स memory cell which take host body as
फॉरेन बॉडी। ठीक है, ये है आपकी ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। लेकिन इन रियलिटी graft is a foreign body। इन पेशेंट। ठीक है, ये है आपका ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। अब इसका मैंने सिम्टम्स क्या है, सबसे पहले तो लिख लेते हैं सिम्टम्स। अब सबसे पहले था एनग्राफ्टिंग फेलियर के सिम्टम्स क्या है। कोई भी नए सेल प्रोड्यूस नहीं हुए, हम सीबीसी करेंगे, सेल जीरो मिलेंगे अपने को। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज के अंदर क्या सिम्टम देखने को अपने को मिल सकते हैं। यहाँ पे टेकिपीनिया, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन। टेकिपीनिया, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, ये चीज अपने को देखने को मिलेंगे सिम्टम्स में। अब बात करते हैं इसका मैनेजमेंट हम क्या करेंगे। हमने पेशेंट के अंदर जो ग्राफ्ट डाला है, जो बोन मैरो डाला है, उसने पेशेंट की बॉडी को ही फॉरेन बॉडी मान के उस पर अटैक करना शुरू कर दिया है। तो हम अब क्या करेंगे, उस ग्राफ्ट की उस मेमोरी सेल को सप्रेस करेंगे। तो सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को स्टीरॉइड्स देंगे। ठीक है, तो हम इंक्रीज कर देंगे इम्यूनोसप्रेसेंट्स। ताकि जो ये इम्यूनिटी रिएक्शन दिखा रहा है वो अब कम हो जाए, बंद हो जाए। ठीक है, ये चीज टू डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ ग्राफ्ट। ठीक है, ये है आपका मैनेजमेंट। अब बात करते हैं हम तीसरा कॉम्प्लिकेशन। इसका नाम है वीनो ओकल्सिव डिजीज। देखो, हम जब पेशेंट के अंदर स्टेम सेल्स डालते हैं, जब बोन मैरो सेल्स डालते हैं, तो ये कई बार क्या करते हैं, लीवर के अंदर जाके अटक जाते हैं। लीवर के छोटे छोटे वेन्यूल्स है ना, उनके अंदर जाके अटक जाते हैं। इसको बोलते हैं वीनो ओकल्सिव डिजीज। जिससे क्या होता है, लीवर का फंक्शन अल्टर होना शुरू कर देता है। ठीक है, इसके ट्रायड सिम्टम देखने को अपने को मिलते हैं। ट्रायड सिम्टम्स, 3 तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ट्रायड सिम्टम्स जिसको बोलते हैं, एक होता है एब्डोमिनल पेन, एक होता है जॉन्डिस, एक होता है एसाइटिस। ठीक है, ये है वीनो ओकल्सिव डिजीज। इसका मैनेजमेंट क्या है, अटक रहे हैं छोटे माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेशेंट को फ्लूइड दे देंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है, फ्लूइड थेरेपी बस। वेन्यूल्स ऑफ लीवर, जिससे जिससे क्या हो जाता है, अल्टर फंक्शन ऑफ लीवर। ठीक है, इसके सिम्टम्स की अगर बात करा जाए, ट्रायड सिम्टम्स बनते हैं।
जॉन्डिस, ठीक है, एब्डोमिनल पेन, और एसाइटिस, ठीक है। ये 3 सिम्टम्स देखने को अपने को मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट है फ्लूइड थेरेपी, ठीक है। हम फ्लूइड थेरेपी दे देंगे वीनो ओक्लूसिव डिजीज के अंदर, ठीक है। ये था आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन खत्म। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट इन बोन मैरो ट्रांसप्लांट। नर्सिंग मैनेजमेंट इन ल्यूकीमिया। अब बात करते हैं ल्यूकीमिया के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होएगा, ठीक है। हमने सारा मैनेजमेंट पढ़ लिया, केवल नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सबसे मेन गोल है अपना पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाना। तो अपने को सबसे पहले पेशेंट को क्या देना है, स्ट्रिक्ट न्यूट्रोपेनिक प्रिवेंशन। जो हमने अभी लास्ट जो ल्यूकीमिया के अंदर यहाँ पे डिस्कस किया है, कहाँ गया, ये बोन मैरो के अंदर जो डिस्कस किया है ना, सारा नर्सिंग मैनेजमेंट सेम यहाँ पे फॉलो होएगा, सेम यहीं पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो स्ट्रिक्ट न्यूट्रोपेनिक प्रिवेंशन पेशेंट को प्रोवाइड करना है, ठीक है। जिसके अंदर भाई सेपरेट रूम के अंदर रखना है, फ्रेश फ्लावर्स वगैरह नहीं देने हैं, रॉ वेजिटेबल फ्रूट्स नहीं देने हैं, विजिटर्स अलाउड नहीं करने हैं, लाइव वैक्सीन्स नहीं देनी है, पेशेंट की अच्छी डाइट देनी है, ये सारा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देनी है पेशेंट को ब्लीडिंग प्रिकॉशंस, क्योंकि पेशेंट का प्लेटलेट्स भी कम है। ब्लीडिंग प्रिकॉशंस पेशेंट के अंदर हमने लेनी है ब्लीडिंग प्रिकॉशंस, जिसके अंदर भाई सबसे पहले तो प्लेटलेट्स को टाइमली चेक करते रहो, चेक डेली बेसिस पे प्लेटलेट सीबीसी वगैरह चेक होनी चाहिए, ठीक है। डेली बेसिस पे ये सारी चीज़ें चेक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अननेसेसरी प्रिक नहीं करना है पेशेंट को, अननेसेसरी कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं करना। अगर प्लेटलेट्स का लेवल लेस देन 50,000 है तो ब्लीडिंग प्रिकॉशन स्टार्ट कर देने हैं, लेस देन 20,000 है तो अपने को स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग के लिए पेशेंट को मॉनिटर करना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, अगर लेस देन 50,000 प्लेटलेट्स है तो अपने को स्टार्ट कर देने हैं सारे ब्लीडिंग प्रिकॉशंस। लेस देन 20,000 आ चुके हैं तो मॉनिटर करना है स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग के लिए। अगर पेशेंट को सीएनएस एबनॉर्मलिटी आ रही है, जैसे कन्फ्यूजन, अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, तो ये इंडिकेट कर रहा है पेशेंट के सीएनएस के अंदर ब्लीडिंग हो रही है। पेशेंट का एब्डोमिनल गर्थ बढ़ने लगा तो पेशेंट को पेरिटोनियल एरिया के अंदर ब्लीड हो रहा है। पेशेंट को हेमेचूरिया आता है तो रीनल सिस्टम के अंदर ब्लीड हो रहा है। हेमोपेटाइसिस आ रहा है तो पल्मो सिस्टम के अंदर, हेमेटेमेसिस मलिना आ रहा है तो जीआई सिस्टम के अंदर ब्लीड हो रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स अपने को मॉनिटर कर लेने हैं, ठीक है। मॉनिटर जैसे हेमेचूरिया, हीमेटेमेसिस, मलीना, एपिस्टेक्सिस, अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस,
इंक्रीज एब्डोमिनल गर्थ, ठीक है, ये सारी चीजें। वीक रैपिड पल्स, ये चीज अपने को मेजर करनी है, ठीक है, मॉनिटर करनी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम एनीमिक प्रिकॉशंस की। क्योंकि पेशेंट को पेनसाइटोपिनिया था, जिसके अंदर भाई HB भी कम हो गया होगा, RBC भी कम हो गया, तो एनीमिया प्रिकॉशंस भी देने हैं। जैसे पेशेंट को भाई प्रिवेंट करना है एग्जॉशन से, प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम एग्जॉशन, पेशेंट की एनर्जी को कंजर्व करो, ठीक है। उसके बाद क्या करें, जरूरत पड़े तो पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज भी कर दो, जरूरत पड़े तो OT ऑक्सीजन भी दे दो, इफ रिक्वायर्ड SOS, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करो, ठीक है, जिसके अंदर अपने को पेशेंट को देंगे हम हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, ठीक है, हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई कार्ब, सारी चीज़ें हाई हाई अपने को पेशेंट को दे देनी है। ये है पेशेंट का न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये था आपका ल्यूकीमिया फिनिश। थैंक यू फॉर द ल्यूकीमिया।